गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार सीटेट स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर सब पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूँ सीटेट मैथ्स की सुपर 30 सीरीज, जिसमें हम रोज़ डेली कर रहे हैं 30 क्वेश्चन सीटेट के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये 30 क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं या तो आगे आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। यह सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप देखेंगे अगर क्वेश्चंस को तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, पेडागॉजी और आपके गणित के क्वेश्चन सारे मिक्सअप हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को बिना किसी देर के। आपकी स्क्रीन पर यह है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस पे लिखा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब पूछा गया है कि जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, उनका गणित के आकलन का गणित विषय के आकलन करते समय किस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पहला है गणितीय अवधारणाओं को समझाना। बच्चों को अगर गणितीय अवधारणाएं जैसे वो समझा रहे हैं तो क्या ये सही है? गणितीय अवधारणाएं अगर आपको समझा ले जा पा रहे हैं, टूटी फूटी भाषा में आपको बता ले जा पा रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर है गणितीय भाषा का विकास। गणित की भाषा का विकास, वही बात है कि वो गणित की भाषा के बारे में जानते हैं, मतलब 1 2 3 और आपको काउंटिंग्स बता रहे हैं, टेबल्स बता रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। सटीकता जरूरी नहीं है कि बच्चा वो सटीक ही उत्तर दे दे। आप कुछ उससे पूछे, कुछ क्वेश्चन पुटअप करें और वो तुरंत बता दे कि आपने मान लीजिए पूछा 10/2 क्या होगा तो वो बता ना पाए, तो इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं बता पा रहा है आपके क्वेश्चन को। तो बहुत समस्या वाली बात है, ये कोई समस्या नहीं है। तर्क कौशल का विकास, ये बात सही है। तो इसमें जो सी आंसर है, ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चे को समस्या का जवाब देने में सटीकता, ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चा सटीकता से आपकी हर समस्या का जवाब दे दे। बच्चा नहीं दे पा रहा है, फिर भी अगर उसको गणित की अवधारणाएं आ रही, गणित के बारे में बता पा रहा है और आपसे तर्क कर रहा है अच्छे से, तो फिर मतलब बच्चे का मेंटल लेवल सही है। अब हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। आगे की स्लाइड में 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। फिर वही बात है कि कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए गणित की जो अवधारणा है उसके विकास के लिए निम्नलिखित में, मतलब इन जो 4 पॉइंट्स दिए गए, इन निर्देशों का अनुकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, किस सीक्वेंस में ये चारों आने चाहिए किसी क्लास में। जब आप क्लास में जाते हैं तो सीधे किस टाइप से उनको पढ़ाना है, कैसे उनको समझाना है, इस बात पे बताया गया। तो चारों पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है चित्र बनाना। क्या आप जाते ही किसी क्लास में सीधे बोर्ड पे टंग जाएंगे? ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो ये जो है पहला नंबर, ये पहले पे तो नहीं आएगा ना। दूसरा अगर देखें तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मतलब कि बच्चे को जाते ही तुरंत बताना कि ये 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम सीधे जाते ही बताने लगे कि क्या है और हम बता दें उसको कि चलिए ये मल्टीप्लेक्सन है, इसको करके दिखाइए। अरे ऐसे जाएंगे सीधे, अगर यही करना चालू कर देंगे तो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। तो इससे भी जो है ये भी नहीं करना है। तीसरा देखें तो तीसरा है अनुभव प्रदान करना। हाँ, हम जाते ही बच्चों को क्या करते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं। बच्चा पुरानी कक्षा से आया है, उसने पुरानी क्लास में क्या क्या सीखा है उसके बारे में ये पूछना। तो ये पहले नंबर पर आ सकता है कि उससे जो है पुनरावृत्ति पिछली कक्षाओं का पूछना। आपने देखा होगा मैथ्स की बुक अगर देखी होगी, जब आप ट्रेनिंग सेशन में गए होंगे कहीं प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ पे देखा होगा कि जो पहला चैप्टर होता है उसका नाम ही पुनरावृत्ति होता है। तो ये अनुभव प्रदान करना, ये सही है, पहले नंबर पर ये आ सकता है। फिर अगर हम देखें दूसरा, तो दूसरा है भाषा के माध्यम से समझाना। चौथा नंबर पे है भाषा के माध्यम से समझाना। ये भी दूसरे नंबर पर आ सकता है, क्योंकि भाई जब हम उस बच्चे को अपने अनुभव बताएंगे, उसके अनुभव सुनेंगे, तो उसके बाद जो उसकी कमियां हैं उनको अपनी भाषा में उसे बताएंगे, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ये दूसरे पर हो सकता है। फिर अगर देखा जाए तो फिर आ सकता है आपका चित्र बनाना। फिर उसे अगर नहीं समझ में आ रहा है आपकी भाषा के थ्रू, तो फिर जाके हम बोर्ड पे सही से उसे डायग्राम बना के चीज़ों को बताएंगे। फिर
अगला होगा आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, फिर उसे चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देंगे। तो इसमें कौन सा है, 1 2, देखिए आप 3 पहले पे होगा, 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2, ये किस ऑप्शन पे है, तो ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। अब हम अगर देखें अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। मान लीजिए किसी बच्चे को आपने घटाना दिया, कोई देखिए 2 संख्याओं का घटाना दिया गया है 83 माइनस 23, तो बच्चे ने क्या किया, उसका जो आंसर किया उसको लिख दिया इसने 64। तो क्या ये सही है, ये सही तो है नहीं। तो बच्चे में किस चीज़ की कमी है, किस वजह से बच्चा नहीं बता पा रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ये है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। ये बात सही है कि बच्चा इकाई दहाई की चीज़ें नहीं समझ पा रहा है। अब देखिए 83 23 को घटा देंगे अगर, तो उसको यहाँ पे जो है 64 आ रहा है, तो वो स्थानीय मान मतलब इकाई की जगह पे क्या चीज़ है, किसको कैसे घटाना है, किससे 12 लेना है, किससे क्या करना है, तो इससे किससे कैरी करना है, ये चीज़ें अभी नहीं सीख पा रहा बच्चा। तो इससे क्या होगा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है, ये बात सही है। अब इससे दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन, क्या पता इससे सटीक आंसर मिल जाए। बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना, बच्चा ये तो जान ही रहा है कि कैसे घटाना है ना, तभी तो 8 में 2 घटा के 6 ले आया भाई, ये तो जानना है। तीसरा, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। अब जानता होता तो वो कर देता, ये भी गलत है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। सुधार बार बार अभ्यास करके नहीं, बच्चे को स्थानीय मान की जो है संकल्पना बता के करा सकते हैं, जिससे बच्चे को मतलब प्लेस वैल्यू उसको पता चलनी चाहिए कि उसको क्या प्लेस वैल्यू है किसी चीज़ की, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। ठीक, तो ये चीज़ भी गलत है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम मतलब सीखना, आकलन मतलब रिजल्ट के चक्र में निम्नलिखित चरणों को आपको व्यवस्थित करना है। इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, ये भी सही है कि शिक्षण अधिगम के साथ क्या करते हैं, एकीकृत आकलन करते हैं। ठीक, फिर देखें तो शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास, फिर अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर कहीं कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पे शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना 2 नंबर सबसे पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे कभी को जाएंगे पढ़ाने, जब भी पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, पहले जाते ही आपके माइंड सेट में एक चीज़ सेव होगी कि हमें जो लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। लेसन प्लान क्या है, योजना। क्या है लेसन प्लान भाई, तो लेसन प्लान ही योजना है। ठीक, तो पहली चीज़ ये हो गई। फिर उसके बाद देखें शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। शिक्षण अधिगम है कोई, फिर उसके साथ जो होगा वो एकीकृत आकलन होगा ना। फिर अगर देखा जाए तो फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास करना होगा। फिर हमें ये देखिए ये फर्स्ट पे आएगा। फिर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन का मतलब शिक्षण के साथ ही आकलन करते रहिए, तो ये आकलन बहुत ही अच्छा आकलन माना जाता है ना। फिर अगर देखा जाए तो तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात ये होगी आपकी प्रगति रिपोर्ट का विकास। फिर चौथी बात यह है कि अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि को रिपोर्टिंग और उसका संचार। अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि मतलब फिर आप जो है पहले क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, फिर बच्चे का योजना के साथ मतलब पढ़ाने के साथ साथ उसका आकलन करते चलेंगे, फिर हम उसके जो रिजल्ट होता है वो बना कर देते हैं।
फिर प्रतिपुष्टि मतलब फिर हम क्या करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं ना। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये सही है। ठीक, आप देख रहे होंगे इसमें 2, 1, 3, 4 ये करके लिखा है, तो मैंने यही कर दिया है। ठीक, अब आगे देखिए। देखिए पेडागाजी समझने की चीज़ है। पेडागाजी आप जितना अच्छा से समझेंगे उतना ज़्यादा आएगा। पेडागाजी आप अपने ऊपर लेकर समझिएगा तो बहुत ही आसानी से आप जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। आप अपने आसपास के बच्चों को देखते ही हैं, उनसे आप सीख सकते हैं कि वो कैसे, उनको ऑब्जर्व करके देखें कि कैसे वो कर रहे हैं। भाई जीन पियाजे वगैरह ने क्या किया, यही तो किया। उनने अपने आसपास या अपने घर के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, उनने अपने बच्चों पे देखा कि ये कैसे डेवलप कर रहे हैं, उसी से तो हुआ। तो आप भी ये इसी तरह कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, रोमन अंकों का उपयोग आम तौर पर हिंदू नहीं होता है, हिंदी होता है, सॉरी हिंदी, ये गलत है, हिंदी होता है। हिंदी, अरबी, अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो हिंदी और अरबी के जो संख्याओं के लेखन हैं उनके जैसा क्यों नहीं किया जा सकता, ऐसा पूछा है। तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। जी हाँ, रोमन अंकों का आप स्थानीय मान कभी फिक्स नहीं कर सकते हैं। आपने कभी देखा हो रोमन अंकों का स्थानीय मान, तो सॉरी एक बार पेन ले लूँ। हाँ, अब बताता हूँ। रोमन अंक का जो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंक का कोई स्थानीय मान नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए पहले 1 सीखा, फिर उसके बाद इनका 1 10 तक आ गया, अब इनका 10 11 हो जाएगा। इनका कोई स्थानीय मान ही नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह रख दो ये कुछ भी कर देते हैं। तो रोमन अंकों का ये अवधारणा जो है इस वजह से प्रयोग नहीं कर सकते। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। याद तो कर सकते हैं, कौन सा काज कठिन जग माही हैं, तो काम तो कर ही सकते हैं। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। संख्याओं को बनाना जटिल कार्य नहीं, क्योंकि आप सीखते ही हैं 1 फिर 2 फिर 3, हम प्रायः रोमन अंकों से काउंटिंग करते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये भी गलत है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ये भी कोई तार्किक चीज़ नहीं। तो ये तार्किक चीज़ है कि रोमन अंकों का स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग गणना करने में मुश्किल होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि कोई शिक्षक है जो अपनी क्लास के बच्चों को परिवेश मतलब इन्वायरमेंट में घूमने को कहता है, जिससे कि बच्चे क्या करें, वहाँ की भौतिक चीज़ों को देख सकें और अपने शब्दों में उनको समझा सकें। ऐसा शिक्षक किस लिए कर रहा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। रोचक विधि भी है, आकार की अवधारणा का भी डेवलपमेंट होता है, खाली समय में इसे कर भी सकते हैं, ये भी कहीं हद तक सही है। आगे के ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वह डंप श्राट्स खेलने का आनंद लेते हैं। आपने भी खेला होगा श्राट्स ना। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इससे क्या होता है कि वस्तुओं को अपने आप से समझाने का आनंद लेते हैं, चीज़ों को खेल खेल में सीखते हैं, ये भी कहीं हद तक सही है। तो फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं। सीटेट की यही खासियत है कि सीटेट में चारों ऑप्शंस जो हैं वो नियर अबाउट सही होते हैं। आपको चुनना क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट, जो सबसे अच्छा हो। सीटेट में ये नहीं कर सकते हैं कि आप चारों ऑप्शन ना पढ़ें, पहला ही ऑप्शन आपको सही लग गया तो उस पहले में मारा धाएँ से और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। सीटेट के चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, उसके बाद अपने उत्तर देने हैं।
अगर चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आप झेल जाएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि आप चारों ऑप्शन ना पढ़ें और पहले ही ऑप्शन पे खेल जाए, फिर तो आप गई ना। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। देखिए कितना अच्छा ये ऑप्शन है कि वो अब जो है बच्चों को अनौपचारिक रूप से जाने देता है, मतलब क्लासरूम से बाहर जाने देता है, उसमें सीखने देता है बच्चों को। और बच्चों को जो आसपास की चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट में रखी चीज़ें हैं, उनसे सीखने का मौका देता है। इससे क्या होता है, बच्चे को आकार, मान लीजिए बच्चा, आपने कहा कि आज बच्चे को हम फील्ड में पढ़ाएंगे, फिर फील्ड में कुछ रखा है, मान लीजिए एक टेबल रखी, टेबल की अवधारणा देख ली उनने, टेबल को देखा, फिर उसके आकार को देखा, उसके क्षेत्रफल के बारे में उनने सोचा समझा, तो फिर वो उससे आप पूछेंगे तो वो अपनी भाषा में बताएंगे, आपको कुछ ना कुछ तो बताएंगे। तो ये थोड़ा सही है। अब इसके आगे देखते हैं चौथा ऑप्शन है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकार का परिचय कराती है। पर देखिए उसमें भी यही है कि एक बच्चे को क्या करती है, आकार का परिचय कराती है, पर पूरी बात नहीं। पूरी बात किस में, पूरी बात भाई इसी थर्ड में है। पूरी बात किस में, थर्ड में। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है इसका। ये पूरा सब का निचोड़ तीसरे में मिलता है हमें। तो सीटेट में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप पहले ही ऑप्शन पे खेल लें, पहला ऑप्शन आपको सही लग जाए, देख के रहिएगा, क्योंकि सीटेट में बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं बहुत नियरली होते हैं, जिससे आपको नंबर गेन करने, अच्छा करना है पेपर में, तो सारे चारों के चारों ऑप्शन करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत होता है। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है। पेपर से आप 10-5 मिनट पहले भी पेपर हल कर सकते हैं। अब अगर देखें अगले क्वेश्चन को, तो अशिक्षित दुकानदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, जो दुकानदार हैं उनका जो गणित है उसको जो उपयोग करते हैं, उसे हम कक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं इसमें कौन सा सबसे सही ऑप्शन है। गणित कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है भाई। अगर कोई दुकानदार है, वो उसके पास आप जाते हैं, मान लीजिए कोई सामान लेते हैं, तो वो आपको जोड़ घटाव करके जो चीज़ें देता है, वो क्या आपके लिए उपयोगी नहीं, दैनिक जीवन में उपयोगी है चीज़ें, तो ये गलत हो जाएगा। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी। सब गणित की समस्याओं को नहीं हल कर सकते, क्योंकि कोई दुकानदार है वो बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना करेगा, गुणा करेगा, भाग करेगा। ऐसा तो नहीं है कि सभी गणित की समस्याएं कर लेगा भाई वो, तो ऐसा भी गलत है। अब अगले ऑप्शन पे देखते हैं, तो अस्पष्टता, बहुत कम स्तर की शुद्धता। ऐसा नहीं है कि उसकी जो है वो जो कर रहा है वो अस्पष्ट है या बहुत कम स्तर की शुद्धता है, वो शुद्ध ना हो तो वो आपको सामान कैसे दे रहा है भाई, तो ये भी गलत है। चौथे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ये बात सही है। बच्चों को गणित के, मतलब गणित का शिक्षक हैं आप, बच्चों को बताएं कि आप जब दुकान गए थे तो 1 रुपये की 4 टॉफ़ी ली, तो 1 टॉफ़ी कितने की हुई। इससे क्या होगा, बच्चा गणित की अवधारणा को सीखेगा, व्यवहारिकता में सीखेगा, और बच्चा लाइफ रिलेटेड चीज़ें बहुत आसानी से सीखता है। तो ये ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक कोई शिक्षक है, उसको गणित की कक्षा में जो बच्चे हैं, कई पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत तेज़ हैं, कुछ मीडियम है, उनको कैसे संभाल के रखना है, ये चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है इसका, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, अगर अच्छे बच्चों को एक जगह रख देंगे तो उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न दे देंगे, तो फिर क्या होगा, जो दूसरे बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनका विकास नहीं हो पाएगा। फिर आप केवल अच्छे बच्चों पे ही विकास देखते रहेंगे, अच्छे बच्चों का ही जो है रिजल्ट कराएंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। आपको सबको साथ लेकर चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन ना, तो सबको साथ लेकर चलना है, मोदी जी वाली बात की सबका साथ सबका विकास। अब अगला ऑप्शन, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर
बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, मतलब कि सभी बच्चे जो हैं इनको एक साथ सामूहिक, अगर किसी कक्षा में एक साथ बच्चों को सामूहिक रूप से रखा जाएगा तो आप देखते होंगे कि जो बच्चा प्रायः पढ़ने में तेज है वो तेज वाले के पास बैठ जाएगा, जो थोड़ा मंद बुद्धि का है वो मंद बुद्धि वाले के पास बैठ जाए, तो गैंग बना लेंगे। ये भी नहीं कराना है बच्चों को कि मतलब एक साथ सामूहिक रूप से उनको उनके समूह में बैठने देना है, ऐसा नहीं करना है। तीसरा है ऑप्शन इसमें, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। ये बात सही है कि जो बच्चा है, अलग अलग क्षमता के बच्चे, जो बच्चे तेज हैं उनको किसी मंद बुद्धि के बच्चे के साथ बैठाना, जिससे जो मंद बुद्धि वाला बच्चा वो जल्दी से सीखे, ग्रो करे। तो ये चीज़ सही है। कक्षा में जो है हमेशा अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग जो आईक्यू के बच्चे हैं उनको आपस में पास बिठाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है जो हम पढ़ा रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है इसका। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कम क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न, ये गलत है। जटिल प्रश्न देकर उनका और जो है जो आता है वो भी भुलवा देंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, गणित सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए, गणित किस लिए विकसित की गई, गणित को किस वजह से विकसित किया गया है यह बताना है इसमें। तो गणित के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं। बच्चा कैसे गणित को आसानी से सीखेगा, लघु विधियाँ बताई जाएं। अगर बच्चों को लघु विधि बता दी जाए तो क्या बच्चा सीख जाएगा। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। बच्चों को सर्वेक्षण जो पढ़ा रहे हैं उसके सर्वेक्षण अगर जो आते हैं, जो मतलब रिजल्ट्स हैं, उनकी उपलब्धि बढ़ाने पे फोकस करें। इसके लिए भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली कक्षा और दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। बच्चों द्वारा की जाने वाली दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, मतलब बच्चों को जो है कौशल, बच्चों के कौशल में इजाफा हो रहा है कि नहीं ये देखा जाए। किसी क्लास का प्रतिफल तभी आएगा, आउटकम तभी मिलेगा जब हम यह देखें कि हमारे बच्चे कितना अच्छा सीख पा रहे हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, ये भी गलत है। परीक्षा का सेंट्रिड, अगर हम एग्ज़ाम सेंट्रिक बनाएंगे बच्चों को तो इससे क्या होगा, बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। भले वो एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाए मगर लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आजकल जो शिक्षा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो लर्निंग बाय डूइंग पर शिक्षा है, पूरी करके सीखना पर। तो बच्चों को लाइफ रिलेटेड चीज़ें बहुत आसानी से सिखानी चाहिए। सीटेट में चाहे जो क्वेश्चन हो, अगर उसमें लाइफ रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं तो फिर वो ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगली बात करें, अगला है कि लिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, ये बताना है भाई कि कौन सा कार्य गतिविधि है, किसके द्वारा बच्चे गतिविधि कर रहे हैं, मतलब स्वयं से कर रहे हैं। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, इसमें तो शिक्षक ही खुद कर दे रहे हैं, तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है भाई। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, इसमें बच्चे कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं किसका, गिनती का। मगर ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, कविता के रूप में सीख तो रहे हैं पर यह भी एक चीज़ क्या है कि बच्चों को सीधा सिखाना नहीं, रटाना हो गया। रटाना रूट बिल्कुल रटाना तो है ही नहीं सीटेट के लिए। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल कराना, नकल तो सिखानी ही नहीं बच्चों को, हैं सिखानी है, मतलब हम ऐसे तो यूज कर सकते हैं पर सीटेट के दृष्टिकोण से गलत है। बच्चों को अन्वेषण में लगाना, हाँ अन्वेषण करता, बच्चा जो है खोज करता होता है। सीटेट के नज़र में क्या है कि बच्चा एक खोज करता होता है। आपको यही ऑप्शन सही है कि बच्चे को अन्वेषण में लगाना। ठीक, अब अगले ऑप्शन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चले। सॉरी, बच्चे के बीच गिनती के कौशलों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक संगतता, मतलब बच्चे को गिनती का कौशल अगर सिखाना है तो उससे
पूर्व कौन सी अवधारणा जो है वो सही नहीं है बच्चे के लिए। एक संगतता मतलब बच्चे को सभी गिनतियों के बारे में संगत ज्ञान कराना। जैसे अब बच्चे को बताना कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, ये एक संगतता हुई। क्रमबद्धता ये क्रमबद्धता हुई। एक संगतता का मतलब है कि एक के बाद 11 का आना, ये एक संगतता है कि एक के बाद 11 वाली लाइन आएगी, 11 के बाद 21 वाली आएगी, 21 के बाद 31 वाली आएगी, तो ये क्या है, एक संगतता, एक प्रारूप में चलनी चीज़ है। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ाना। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से मतलब रिक्टिंग नंबर्स नेम्स रैंडमली, मतलब बच्चे को क्या रैंडमली आप सिखाएंगे कि एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली आप सिखा देंगे, तो ये गलत है, आवश्यक नहीं है। यही तो पूछा है, तो ये आवश्यक नहीं है। समूह बनाना, समूह तो बना देंगे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। उसने क्या कहा कि जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है वो क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इससे हम बच्चे की क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसके बारे में क्या बता सकते हैं कि बच्चे को कितना पता है क्षेत्रफल के बारे में। पहला ऑप्शन देखिए इसका, तो बच्चे को क्षेत्रफल के बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ तो जानकारी है भाई, किसी चीज़ का तो क्षेत्रफल बता ही रहा है बच्चा, तो ये गलत है ना। बच्चे को किसी चीज़ की तो जानकारी है ही, ऐसा तो है नहीं बच्चे ने कुछ बताया नहीं। बच्चे ने बताया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बच्चे को किसी क्षेत्रफल की तो जानकारी है। तो अब आगे देखते हैं। किसी भी बंद वस्तु का क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया गया है। मतलब बच्चे ने क्या किया है, किसी बंद वस्तु को देखा है और उसको आयत समझ लिया है और उसका उपयोग क्या कर दिया है, क्षेत्रफल जो है आयत के रूप में कर दिया। उसके क्षेत्रफल को जो है उसने आयत के रूप में बता दिया। कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए ऐसा कुछ रखा है और ये बंद वस्तु है, इसमें क्या किया, बच्चे को लगा कि ये जो है आयताकार है तो ये आयत के क्षेत्रफल पर होगी, मगर ऐसा तो है नहीं कि ये क्षेत्रफल आयत का ही हो सकता है। ऐसे वो समांतर चतुर्भुज आकार के भी हो सकती है ना, बहुत सारे आकार हैं, घनाभ हो सकती है, घन हो सकती है, वर्ग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मगर बच्चे को क्या लगा, बच्चे को लगा कि ये क्षेत्रफल है, आयत है, तो उसने आयत के क्षेत्रफल को बता दिया, ये सही है। अगला है बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है, ये भी गलत है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चा क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप के बीच उलझन में है, ऐसा नहीं है। बच्चे को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तभी उसने तो बताया है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो उलझन में नहीं है। बस उसका एक बात यह है कि उसने कोई भी मतलब चार भुजा वाली वस्तु देखी, उसको आयत ही समझ में आ गया, तो इस वजह से जो है गलत है उसका ऑप्शन। अब अगला देखें। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इनमें बताना है कि गणित के लिए कौन सा कथन सत्य है कि गणित में सीखना कैसे हो सकता है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है क्या, गणित बहुत कठिन विषय है, ऐसा तो है नहीं कि गणित बहुत कठिन विषय है, इसको कोई सीख ही नहीं सकता भाई, तो ये तो गलत है। आम तौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, अरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीटेट में जेंडर बायस बिल्कुल नहीं, भले दिमाग कम हो उनके पास, मगर ये लड़कियां नहीं मान सकती, और लड़कियों के बारे में ये अवधारणा भी नहीं बतानी है किसी को। हर कोई गणित सीख सकता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है, ये बात सही है कि सब कोई गणित सीख सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, बस मन लगाए गणित सीख जाएगा। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, बात कहीं तक सही है, मगर इसके लिए जो कठोर अभ्यास यहाँ पे लिखा है सीटेट के लिए, ये गलत वर्ड है, तो इससे क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आप आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले चार त्रिभुजों को खींचा गया था।
और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने किस विधि का प्रयोग किया है? मान लीजिए कोई शिक्षक है, उसने क्या किया, अपनी क्लास में बच्चों को ये एक शीट दे दी, इस पे क्या बने, 4 ठो त्रिभुज बने, समकोण वाले ना, सारे समकोण वाले त्रिभुज बने। उसने क्या कहा कि इससे बच्चों को संबंध खोजना है इन चारों के बीच में। तो शिक्षक इससे कैसे समझा रहा है, किस विधि से समझा रहा है बच्चों को? आगमन विधि द्वारा, निगमन विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा या प्रयोगशाला विधि द्वारा। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि होती है पहले उदाहरण, जो आगमन मतलब जो आ रहा है आपको, जो पहले से ही आ रहा है, जो आप जानते हैं, वो क्या है, आगमन। तो पहले उदाहरण देकर, ये होती है आगमन विधि। बाद में नियम बताना। निगमन विधि क्या होती है? पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना। कुछ जगहों पर हम इसका यूज करते हैं। मैथ में अधिकतर इंडक्टिव मेथड, जो आपका डिडक्टिव मेथड है, उसी का यूज होता है, क्योंकि मैथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं कि जिसको हम उदाहरण से प्रस्तुत कर सकें, तो ये भी है। तीसरा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, यहाँ कौन सा व्याख्या करना है किसी चीज़ की है, तो ये भी गलत है। चौथा अगर देखें प्रयोगशाला विधि, तो ये भी गलत है। इसमें पहले क्या करा है उसने, बच्चे को उदाहरण दिया है, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, आगमन विधि। आगमन का मतलब आप हमेशा याद रखिए, आगमन विधि को सीखने का यही ट्रिक है कि आप आगमन और निगमन में अगर कंफ्यूजन करते हैं, आगमन का मतलब जो आ रहा है, जो आपको आता है, आगमन आता है, वही तो है। तो उदाहरण तो आता है ना आपको, पहले से उदाहरण के बारे में तो हमें पता होता है, तभी तो हम बताते हैं, उसके बाद नियम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा है और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। संकल्पना क्या है? संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा, मतलब ये हमारे अंदर की अवधारणा है, जो लिंक बनाता है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का। संकल्पना मानचित्र मतलब हम किसी चीज़ का, मान लीजिए स्केच, हम कुछ करने जा रहे हैं, उसके बारे में स्केच तैयार करना, हमारे माइंड में स्क्रिप्ट, ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, संकल्पना मानचित्र। तो अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक प्रस्तुत करता है, ये बात सही है। जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो उसकी अवधारणा हमारे दिमाग में होती है और उससे जुड़ी सभी लगभग पहलुओं पे हम पहले ही सोच लेते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं भाई कि केवल मास्टर लोग ही बनाएंगे संकल्पना मानचित्र, हैं? कोई अपना काम करेगा तो संकल्पना मानचित्र नहीं बनाएगा क्या? किसी को कोई कार्य करना है तो उसका ब्लूप्रिंट खाका तैयार करके रखता है वो, तो यहाँ पे केवल टीचर्स, ये गलत है, सत्य नहीं है, यही तो पूछा है, तो यही गलत है। अब अगला पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये बात भी सही है कि एक क्रम से दूसरे क्रम में आता है। नए शिक्षण कार्य को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है, ये बात भी सही। वही तो ब्लूप्रिंट जो होता है, वो पीछे से क्या बच्चा सीख क्या है, ये भी जान जाता है इससे। हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक नहीं है? आप ये आकार देख पा रहे होंगे। पहला क्या है? पहला है समांतर चतुर्भुज, फिर क्या है, आयत, फिर ये। इसको अगर देखा जाए तो ये ना ही आयत है, ना ही समांतर चतुर्भुज है, और ना क्या है, ये वर्ग है। अगला देखें तो अगला भले लेटा पड़ा है पर ये आयत है। देखिए, समांतर चतुर्भुज की संकल्पना क्या होती है? जिसमें 4 भुजाएं हों ना, परंतु क्या एक आयत जो है वो भी अगर हम कहें तो समांतर चतुर्भुज ही होता है। आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गए, ये समांतर चतुर्भुज हो गए, ये भी आयत क्या कर गए, ये समांतर चतुर्भुज है। ये 3 क्या है? समांतर चतुर्भुज, पर ये अलग है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज हैं, सभी तो नहीं है भाई। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये बात सही है कि एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ऐसे 2 समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज ही है, ये समचतुर्भुज तो है नहीं ना।
ऐसे दो समचतुर्भुज हैं, ये बात भी बता दी। इनमें से दो आयत हैं, दो आयत है, ये बात सही है, पर ये वाला समांतर चतुर्भुज है, तो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ये संख्या रेखा पर बिंदु ए और बी दिखाए गए हैं आपको, ये देखिए ए और ये बिंदु बी, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी बताना है हमें। क्या करना है? ए और बीच की दूरी बताना है। अगर हम यहाँ से देखें तो टोटल अगर इनको काउंट कर ले कि ये कितना विचलन हुआ है, इनमें कितना चले हैं दोनों, तो पहले देखते हैं कि इनके बीच गैप में कितने बिंदु हैं और किस अनुपात में ये जो संख्या रेखा पर निरूपित किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अगर आठ की बात करें तो 8 दूनी 16। देखिए ये यहाँ पे 25,000 है, ये आगे वाला 27 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ये 31 33, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ 39। तो इन दो के बीच में कितना गैप है? 2000 का। आप देख रहे होंगे दो बिंदुओं के बीच का गैप कितना है? 2000 का। तो अब हम ए से बी के बीच का गैप देखते हैं। ए से बी के बीच का गैप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 का अगर 2000 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 22,000 यूनिट्स। देखिए ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन के रुख करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है, ये बताना है। ये आप देख पा रहे होंगे रेड भाग 1/2, येलो, ये येलो 1/4। ये देखिए आप ज़्यादा लग रहा होगा यहाँ पे, तो येलो है ये ना, ये येलो। ब्लू कितना है? ये दोनों देखिए लगभग समान है, तो ब्लू कितना है? 1/8। फिर वाइट कितना है? ये भी 1/8। अब क्या कहा है? रेड वाला जो है, जो रेड है जो 1/2 है, ये कितने के बराबर है? 40 के बराबर। जब 1/2 किसी चीज़ का आधा 40 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? इसका आधा बाई 40 बता रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 80। जब टोटल 80 है तो इसका 1/8वां भाग क्या है? वाइट है, सफ़ेद है। वाइट सफ़ेद ही तो पूछा है, तो वाइट अगर 1/8 है मान लीजिए, तो 1/8 का बराबर 1 का 8वां भाग है 28 ये। तो अब इसको 80 से कर दें तो कितना आएगा? 10। तो कितने भाग सफ़ेद है? 10 भाग सफ़ेद है। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको यह कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।